आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी चूज करने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? कभी हम लोग शरारती बच्चे थे। हम लोग जब छुट्टी चाहते थे तो कई बार गाय को घुसा देते थे स्कूल में, कमरे में, क्लासरूम में, और गोबर करवा देते थे। हमें पता है कि दूसरे दिन छुट्टी मिल जानी है। ऐसे कौन से वर्क्स, डिफिकल्ट वर्क्स आपने टैकल किए जिसने आपको आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है? ये विलियम ऑस्लर ने एक बार कहा है कि लिसन टू द पेशेंट, ही इज टेलिंग यू द डायग्नोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कैंसर्स होते हैं उनके अर्ली साइंस क्या होते हैं? उसको छाती में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, या उल्टियां हो रही है जो रुक नहीं रही है, या उसका खाना, थोड़ा सा खाना खाने से पेट भर जाता है, लैट्रिन में ब्लड जा रहा है, या अचानक उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया जो कभी नहीं हुआ था, या अचानक डायरिया होने लगा, या अचानक उसका वेट लॉस होने लगा, या हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम आ गई, तो अनलेस प्रूवन अदरवाइज आप मान के चलो कि उसको कैंसर है। डेली हैबिट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी करें, क्योंकि हर चीज आपके हाथ में नहीं। पेट की सोनोग्राफी होती है तो उसमें एक रिपोर्ट आती है फैटी लिवर। परेशान तो नहीं करता, पर फैटी लीवर नुकसान जरूर करता है। तो फैटी लीवर का जो क्वांटम है भारत में, 40% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। नमस्कार, वेलकम टू द वीके शो। मैं डॉक्टर विवेक केशरवानी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मेडिसिन सिर्फ ट्रीटमेंट करने का काम ही नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पेशेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द सिस्टम। और आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज लाहौटी उपस्थित हैं, जो ना सिर्फ एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बल्कि एक विजनरी लीडर भी हैं और एक 250 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। एज अ फ्रेंड और एज अ कलीग मैंने उनको बहुत नज़दीक से काम करते हुए देखा है। मैंने उनका डिसिप्लिन देखा हुआ है, मैंने उनका विजन देखा हुआ है, एक पेशेंट फर्स्ट अप्रोच देखा हुआ है। तो आज हम सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उनके जर्नी की, उनके लीडरशिप की और उनकी लीगेसी की। वेलकम सर। Thank you Vivek for inviting me here to this podcast, the VK show. I'm very happy. Whatever I have learned in all these years, जो भी मैंने सीखा है विगत 30 सालों में, उसका पूरा क्रेडिट पेशेंट्स को जाता है। और आज ये मुझे मौका मिला है कि उनसे सीखी हुई हर चीज़ को मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों के साथ शेयर करूं, लोगों के साथ साझा करूं। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर माय काइंड इंट्रोडक्शन। सर हम थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं। आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी चूज करने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? विवेक, मैं यदि थोड़ा और शुरुआत से चलूं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैं भिलाई में एक कस्बा है न्यू खुर्सी पार, वहाँ मेरी शिक्षा हुई। 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। सरकारी स्कूल की वैसी हालत थी जैसी पहले हुआ करती थी, टाटपट्टी स्कूल थी, और पूरे बरसात भर वो टपकती थी, और हमारा बरसात में हमारी स्कूल नहीं लगती थी, हमारी छुट्टी होती थी। और कभी हम लोग शरारती बच्चे थे। हम लोग जब छुट्टी चाहते थे तो कई बार गाय को घुसा देते थे स्कूल में, कमरे में, क्लासरूम में, और गोबर करवा देते थे। हमें पता है कि दूसरे दिन छुट्टी मिल जानी है। तो इन शरारतों के साथ मैं जो है अपनी शिक्षा कर रहा था। और शुरू से ही मैं पढ़ाई में, मुझे बहुत शौक था, पढ़ाई से मेरा बहुत लगाव था। और मुझे याद है 9th-10th में भी मैं ओवरनाइट पढ़ाई कर लेता था। और पढ़ाई करने से मुझे, मतलब मेरा पैशन था। 10th का जब मैं एग्ज़ाम दिया, जब उसका रिजल्ट आया, अच्छे नंबर से मैं पास हुआ। और जब सब्जेक्ट चूज़ करने की बात आई तो उस हमारी स्कूल में 3 स्ट्रीम थी, एक बायोलॉजी, एक मैथमेटिक्स और एक आर्ट्स। कॉमर्स थी नहीं। आर्ट्स मुझे लेना नहीं था, मुझे पता था। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। मैं जब भी बचपन में, छुटपन में, जब मैं किसी डॉक्टर को देखता था तो एक अंदर से मेरे को उमंग लगती थी, मुझे अच्छा फील होता था। पर वो मेरे दिल के अंदर ही था, मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करता था अपनी सब चीज़ों को। पर जब सब्जेक्ट लेने की बारी आई
तो मेरे जितने दोस्त थे, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, अब ट्रेंड मैथमेटिक्स का था, तो जितने भी दोस्त थे, सहपाठी थे, सबके सब मैथमेटिक्स ले लिए। तो मैं उस समय अपने दिल की आवाज़ बोल नहीं पाया, मैंने मैथमेटिक्स स्ट्रीम को चूज़ कर लिया ओह, और मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस ज्वाइन कर लिया। और 1-2 महीना जब मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस करने लगा और मैं अपने आप को कन्विंस करता था कि मेरा ये डिसीजन सही है, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप वहीं गया है, मेरे फ्रेंड्स वहीं हैं। पर 1-2 महीने के बाद मुझे कसमसाहट सी फील होने लगी, मैं अंदर ही अंदर मेरे द्वंद्व चलने लगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है और इस स्ट्रीम में डॉक्टर बनना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आकर अपने पिताजी से डिस्कस किया। पिताजी ने सीधा कहा कि स्ट्रीम चेंज करो, जो पैशन आपने सोच रखा है, बनो ना बनो, कोशिश तो करो। बनना कठिन है, सबको पता है, डॉक्टर बनना बहुत कठिन था उस समय, सीट्स बहुत कम थी, ओपन कैटेगरी में बहुत सीट कम थी और उस क्षेत्र से कोई डॉक्टर 1 या 2 डॉक्टर बने होंगे, बहुत कम लोग डॉक्टर की परीक्षा में पास हुए थे। तो मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की और फिर स्ट्रीम चेंज करने के बाद मैं बायोलॉजी की क्लासेस अटेंड करने लगा। तो एक अंदर से उमंग को एक पंख लग गए। 11th और 12th में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। फिर मैंने पीएमटी एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर मैं उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट आया, उसी दिन से फिर पढ़ाई पे जुट गया। कोचिंग स्टार्ट की, दिन भर पढ़ता था, करीब 12-15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करता था मैं, और पढ़ाई मेरा बहुत शौक था और मुझे थोड़ी भी थकान नहीं लगती थी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं पीएमटी क्रैक किया और मुझे रायपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। रायपुर मेडिकल कॉलेज का वो 5.5 साल एक बहुत ही सुखद जर्नी थी। मैं हर चीज़ें एंजॉय करता था, पढ़ाई के साथ साथ मेरी अच्छी रेपो थी मेरे कलीग के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, और इस तरह से मेरा MBBS का समय चलता रहा। मेरा बहुत ज़्यादा लगाव इंटरनल मेडिसिन से था। मैं कम्युनिटी मेडिसिन में मुझे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ और इंटरनल मेडिसिन में मेरा झुकाव शुरू से था। अच्छा, 3rd ईयर से जो हॉस्पिटल पोस्टिंग होती थी, वो उस समय कई लोग बंक मारते थे और मैं बंक नहीं मारता था। मुझे हॉस्पिटल से एक अलग अटैचमेंट फील होता था। मैं छोटी छोटी चीज़ें सीनियरों से सीखता था, पेशेंट से सीखता था, अपने कलीग से सीखता था और मुझे अच्छा लगता था। और मैं जो भी चीज़ सीखता था आसपास अपने कलीग को सिखाता भी था। तो मैं बड़ा अपने अपने बैच में बड़ा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि मैं जो चीज़ सीखता था सबको सिखाता था। जहाँ तक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सवाल है, मैंने MD मेडिसिन की भोपाल मेडिकल कॉलेज से। भोपाल मेडिकल कॉलेज में 3 साल के MD के समय अगेन मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से। इसलिए हुआ कि ये 2 ब्रांच जो है OPD तक सीमित नहीं थी। इसमें आप पेशेंट को केवल दवा प्रिस्क्राइब करके रह नहीं जाते हो, यहाँ पर इंटरवेंशन है। कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर PC मनोरिया के साथ मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ 3 साल रहा, डॉक्टर CC चौबल के साथ रहा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। और मुझे याद है जब एक बार एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट आया और उसके CBD से जब डॉक्टर चौबल ने स्टोन निकाला और सेकेंड डे पेशेंट की जॉन्डिस भी ठीक हो गई, पेशेंट एकदम ठीक हो गया, इमीडिएट आउटकम दिखा, तो मेरा झुकाव गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ बढ़ा। और कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में मैं कभी कंपैरिजन करता था अंदर में, तो मैं सोचता था कार्डियोलॉजी में केवल हार्ट है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पेट के अंदर इतने सारे ऑर्गन हैं, तो एक प्रकार का दिमागी कसरत भी है, एक मेडिकल सुडोकू है जिसमें इतने सारे ऑर्गन एक साथ है। किडनी भी है, यूरेटर भी है, यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब भी है, पेंक्रियास भी है, लीवर भी है, इंटेस्टाइन भी है, पेरिटोनियम भी है, ओमेंटम भी है, स्प्लीन भी है, हिमेटोलॉजिकल ऑर्गन भी है, इम्यून सिस्टम भी यहाँ पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पर है, यूरोजेनाइटल सिस्टम भी यहाँ पर है। तो मेरा लगाव जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ बढ़ा। करेक्ट। क्या है, इस तरह के जो पेशेंट्स का जो एक्सपीरियंस रहता है, ये एज अ डॉक्टर हमको बहुत मोटिवेट भी करता है, हमारी पर्सनालिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी लाता है। और जब आप इस तरह के रिजल्ट्स इन कठिन परिस्थितियों में जो पेशेंट्स आते हैं उनको आप देते हो, तो मन में जो संतोष का भाव आता है वो अमूल्य है। मैं बिल्कुल आपके बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। सर, आप मुझे बताओ कि आपको प्रैक्टिस करते हुए करीब 20-22 साल हो गए हैं। इन 20-22 सालों में गैस्ट्रो की जो प्रैक्टिस है उसमें आपने कितना इवोल्यूशन या कितना चेंजेस पर्सनली ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है इन 20-22 सालों में? क्या आपको लगता है, क्या नए चीज़ें आ गई या क्या पुरानी चीज़ें डिसअपियर हो गई? प्रैक्टिस का जो ट्रेंड है उसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? विवेक,
20-25 सालों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो प्रैक्टिस है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। मुझे याद है 25 साल पहले जब मैं डीएम कर रहा था और डीएम के बाद इनिशियल डेज में हम लोग सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करते थे और डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा डिले होता था। हमारी प्रैक्टिस पूरी क्लिनिकल थी, सिम्टम बेस्ड थी और हर डॉक्टर का अपना अपना नज़रिया था डिजीज के लिए। आज वो नज़रिया पूरा यूनिफाइड हो गया। आज हम लोग एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। आज पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करती है, प्रोटोकॉल ड्रिवन प्रैक्टिस करती है। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, हर चीज़ का एक एसओपी है, हर एक चीज़, हर एक डिजीज़ की एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। अमेरिकन कॉलेज की गाइडलाइन, यूरोपियन कॉलेज की गाइडलाइन, एशिया पैसिफिक गाइडलाइन और इंडियन गाइडलाइंस। तो आज जो ट्रीटमेंट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हो रहा है वही ट्रीटमेंट नागपुर और रायपुर में भी हो रहा है। तो ट्रीटमेंट यूनिफाइड हो गया है, एविडेंस बेस्ड हो गया है, प्रोटोकॉल ड्रिवन हो गया है। दूसरी बात, पहले जो एंडोस्कोपी हुआ करती थी वो एक डायग्नोस्टिक टूल हुआ करती थी और हम लोग जब शुरुआती प्रैक्टिस में डायग्नोसिस करके सर्जन्स को पेशेंट हम प्रोवाइड कर दिया करते थे। मेजॉरिटी ऑफ टाइम endoscopy was a diagnostic tool. Correct. But it is no longer a diagnostic tool. It is now become a complete therapeutic platform. अब हम एंडोस्कोप से ना केवल एक्लेजिया कार्डिया के पेशेंट को पोएम करते हैं और आजकल सर्जन्स भी हमारे पास रिफर करते हैं। हेलर स्मार्टोमी से बेहतर रिजल्ट पोएम के हैं। तो जब सर्जन्स हमको ये चीज़ करते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो जो है पोएम, मतलब इसमें ये होता है कि पोएम और हेलर स्मार्टोमी के बीच में हमेशा डिबेट चलती है, बट पोएम का एक अपना स्थान है। ठीक उसी प्रकार आज जितने अल्ट्रा फ्लेक्सिबल स्कोप्स आ गए हैं, अल्ट्रा थिन स्कोप्स आ गए हैं, पेशेंट फ्रेंडली स्कोप्स आ गए हैं, तो पहले का जो वो था एरा एंडोस्कोपी वाला और अभी के एरा में बहुत फर्क आ गया है। एंडोस्कोप एआई इंटीग्रेटेड हो गया है। आप जब अंदर घुसते हो कोलोनोस्कोपी में तो एआई आपको बताता है कोलोन में कहाँ पर पॉलिप हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय स्पेंड करना होता है, तो पॉलिप मिसिंग रेट कम हो जाती है। म्यूकोजा की फाइन डिटेल्स देखने के लिए आजकल एंडोस्कोप के टिप में इमेज एनहांसमेंट जैसा सॉफ्टवेयर लग गया है जिसमें कि हम NBI बोलते हैं, नैरो बैंड इमेजिंग। पहले हम जो एंडोस्कोपी करते थे वो हेलोजन लाइट सोर्स होता था, येलो लाइट। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिनॉन लाइट, वाइट लाइट यूज करने लगे और वाइट लाइट में हमने करीब करीब कई डिकेड एंडोस्कोपी के बिताए। आज का जो एरा है वो इमेज एनहांसमेंट एंडोस्कोपी का है। कहने का मतलब म्यूकोजा की फाइन डिटेल्स देखना है तो नैरो बैंड इमेजिंग करते हैं। दूसरा RDI करते हैं, रेड डाइक्रोमेटिक इमेजिंग, जिसमें कि अपन कहाँ से पर्टिकुलरली ब्लीडिंग हो रही है वो अपन पता कर सकते हैं, ब्लीडिंग का सोर्स पता कर सकते हैं RDI के थ्रू। TXI के थ्रू अपन लीजन को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, पूरा म्यूकोजा का टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम म्यूकोजा को डिफरेंट तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आज के एंडोस्कोप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। आज के एंडोस्कोप से हम सीइंग बियॉन्ड द ल्यूमेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोसोनोस्कोप। तो एंडोसोनोस्कोप से हम ल्यूमेन के बियॉन्ड देखते हैं और ल्यूमेन के बियॉन्ड लिम्फ नोड से बायोप्सी लेते हैं। ल्यूमेन के बियॉन्ड हम गॉल ब्लैडर को ड्रेनेज कर सकते हैं जब पेशेंट बहुत ही अनस्टेबल हो, सर्जिकल कैंडिडेट ना हो, सीवियर कोलेसिस्टाइटिस हो और सर्जन को ऐसा लगे कि नहीं ये यहाँ पर सर्जरी करना ठीक नहीं, तो उस केस में हम गॉल ब्लैडर को मिनटों में ड्रेन कर सकते हैं। हम एंडोस्कोप से, एंडोसोनोस्कोप से स्टमक से जेजुनम को एनास्टोमोस कर सकते हैं और 5 मिनट में, और शाम को पेशेंट को खाना खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ मिनिमल एक्सेस सर्जरी एंडोस्कोप जो है वो प्रोवाइड करता है, उसका प्लेटफॉर्म। और आजकल के, मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के पेशेंट भी चेंज हो गए। पहले के जो पेशेंट थे वो उतने इन्फॉर्म्ड नहीं थे, आज के पेशेंट बहुत इन्फॉर्म्ड हैं। वो गूगल करके आते हैं, वो ChatGPT करके आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, डायग्नोसिस उनको तुरंत चाहिए, उनको ट्रीटमेंट भी फास्ट चाहिए, हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए, हर चीज़ प्रिसाइज चाहिए। सेकेंड ओपिनियन अभी तो एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल हो चुका है। तो ये सब चीज़ अनड्यू प्रेशर तो क्रिएट करता है मेडिकल सिस्टम पे, पर ये सब चीज़ सही भी है। पेशेंट क्यों ना एक्सपेक्ट करे
तो पेशेंट के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए आज एंडोस्कोप पूरी तरह से खड़ा है। करेक्ट। तो पिछले 20-25 सालों में आपको ऐसा लगता है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क आ गया, डायग्नोस्टिक मोडालिटी से वो अभी वो थेरेपेटिक मोडालिटी में आ गया है और काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि आप ये सारी मोडालिटीज़ बहुत रूटीनली यूज़ कर रहे हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड, एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी बहुत कॉमन हो गई हैं। तो एक तो इससे रिलेटेड मेरे दो प्रश्न हैं। पहला चीज़ तो ये कि ये ऐसा क्यों है कि गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई हैं, और दूसरा आपके हिसाब से डे टू डे लाइफ में जो कॉमन मैन है, कॉमन पब्लिक है, 5 कॉमनेस्ट कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसको ये गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं? विवेक, आपका कहना एकदम सही है। गैस्ट्रो की ओपीडी में ही पता चल जाता है, इतना रश रहता है, और वो पेशेंट जो होते हैं अपनी पेट की बीमारी से तो जूझ रहे होते हैं। इन लोगों को मेंटल समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। मैं पेट को सेकेंड ब्रेन कहता हूँ, और साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है। हमारा ब्रेन जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमारे क्रेनियम के अंदर होता ही है, सबको पता है। पर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसका मेन स्विच जो है पूरा का पूरा पेट में होता है। और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत सारे फैसले तो खुद लेता है। और जो हैप्पी हार्मोन है सीरोटोनिन, उसका 70% प्रोडक्शन पेट में होता है। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सीरोटोनिन जो ब्रेन को हैप्पी रखता है, बनता तो पेट में है। तो पेट यदि ठीक ना रहे तो ब्रेन कहाँ से ठीक रहेगा? तो इसलिए कई बार मैं अपने डॉक्टर मित्रों से कहता हूँ कि पेट की जो डॉक्टरी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, वो आधी साइकेट्री है। और जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट साइकेट्री या ह्यूमन ब्रेन को या साइकोलॉजी को ना समझ पाए, उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती। तो सीरोटोनिन का प्रोडक्शन पेट में होता है। ये प्रोडक्शन जो होता है इंटेस्टाइन में, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होता है। और पेट में हमारे माइक्रोबायोटा होते हैं। ये माइक्रोबायोटा जो है, ये हमको जन्म के समय से ही मिल जाते हैं। जब वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो वेजाइनल डिलीवरी के समय जब हम लोग बर्थ केनाल से निकलते हैं, तो वहीं पर हमारा गुड बैक्टीरिया हमारा वेट करते रहते हैं, और वहाँ से हमारा पहला साक्षात्कार होता है, और वो गुड बैक्टीरिया हमको मिल जाते हैं। फिर हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, माँ के साथ 6 महीना बहुत क्लोज रहते हैं, तो हमको माँ के सभी गुड बैक्टीरिया हमको मिल जाते हैं। पर होता क्या है, आजकल सिजेरियन डिलीवरी का बहुत प्रचलन है। सिजेरियन डिलीवरी में आपको जो बैक्टीरिया मिलते हैं, वो आईसीयू के बैक्टीरिया मिलते हैं, ओटी के बैक्टीरिया मिलते हैं, और सब कुख्यात और बहुत ही शातिर बैक्टीरिया मिलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिजेरियन डिलीवरी से जो बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से होते हैं, दोनों का इमोशनल कोशिएंट में बहुत फर्क रहता है। इसमें स्टडी होनी चाहिए, हुई भी होगी, बट एक बात तो ये है। दूसरा, हम लोग के खाने में इतना ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। आपको याद होगा बचपन में हम जब नानी के यहाँ जाते थे, तो अनाज को वहीं पर पीसा जाता था, तो होम कुक्ड फूड, होम प्रोसेस्ड फूड खाते थे। पर आज वो सब चीज़ बंद हो गई है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, डिब्बा बंद फूड खाते हैं। आज हम जब डी मार्ट जाते हैं, तो ट्रॉली पे सब जितने भी डिब्बे हैं, सीसिया है, सब बड़े गर्व के साथ उठा लेते हैं। तो जितनी भी डिब्बा बंद चीज़ें हैं, जितनी भी सीसियों में चीज़ें हैं, केचप है, टोमेटो सॉस है, फ्रूट जूस है, चाहे वो कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, फ्रूटी है, माजा है, कुछ भी हो, इन सब में HFCS होता है। HFCS। जब भी इन चीज़ों का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन में चीज़ों को वायबल बनाने के लिए स्वीटनर के रूप में HFCS यूज होता है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये रूल है, ये मैं फिर से बता दूं, इट इज वर्थ रिपीटिंग, इट इज रूल फॉर ऑल दी ब्रांड्स। HFCS जो होता है, वो अंदर माइक्रोबायोटा को बुरी तरह परेशान कर देता है। वो गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम करता है और बैड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। HFCS, चाहे वो टोमेटो सॉस हो, चाहे वो चिली सॉस हो, चाहे वो कोई भी फ्रूट जूस हो, इन सब में HFCS होना अनिवार्य है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये रेड बुल
और ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं सब में HFCS होता है, और ये HFCS लीवर के लिए जहर है। आज हमको समाज में ये बात बतानी होगी कि HFCS जो है ये समाज, ये हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, जंक फूड का प्रचलन। बच्चे जो है टीवी में ऐड देखते हैं, मैच देखने जाते हैं, स्टेडियम में ऐड देखते हैं, हर जगह जो एडवर्टीजमेंट है वो चिप्स का, कुरकुरे का, और ना जाने कितनी सारे सेलिब्रिटीज इनको प्रमोट करते हैं। आप जानते हो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करते हैं। तो बच्चे जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उन सब चीजों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, कूट के प्रचुर मात्रा में पेस्टिसाइड, क्योंकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है। सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगी? जब हम घर में बिस्किट बनाते हैं 4 दिन में सड़ जाते हैं, पर ये बिस्किट जो है सेल्फ में 1-1 साल तक रह जाते हैं, तो इसमें पेस्टिसाइड रहता है। तो इस तरह पेस्टिसाइड, इस तरह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, स्वीटनर और शुगर फ्री, ये जो शुगर फ्री सैकरीन है और सुक्रालोस है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये फैटी लीवर पैदा करता है, ये पेट का कैंसर पैदा करता है। और इसका ये तो बड़ा गर्व के साथ लोग बोलते हैं कि शुगर फ्री मिठाई है जी, इसको खाइए। अरे शुगर फ्री मिठाई तो शुगर वाली मिठाई से भी ज्यादा हानिकारक है। तो इन सब चीजों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। दूसरा, खाना खाने का टाइम बेटाइम। भाई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करता है। आपकी हर चीज, आप जब सुबह उठते हो तो एक समय पे उठ जाते हो, ठीक उसी प्रकार एंजाइम भी एक समय पर सीक्रेट होता है, पर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमेशा कंफ्यूज करते हो। कभी मील स्किप करते हो, कभी ओवर ईटिंग करते हो, कभी कुछ डिफरेंट ही खाते हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हमेशा कंफ्यूज रहता है। और टाइम बे टाइम खाना, मील स्किप करना, लेट नाइट खाना तो आज फैशन हो गया है, पार्टी करना। तो इसके कारण ये दूसरी बड़ी गलती है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, टाइम बे टाइम खाना। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो है एक्टिविटी। ऑटोमेशन में सब कुछ फिंगर टिप्स पे है, तो एक्टिविटी की तो कमी हो ही गई है। अब एक्टिविटी में जिम बच गया है, और जिम जाओ तो जिम के ट्रेनर जो है आपकी मसल इंजुरी करा देते हैं, आपको अनड्यू एक्सरसाइज करा देते हैं, आपको प्रोटीन परोस देते हैं, आपको डिब्बा बंद प्रोटीन फिर से मिल जाता है जिसमें HFCS होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्टिविटी में कमी, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथी बात, स्लीप। मैं समझता हूं कि स्लीप सबसे बड़ा हीलर है। आप यदि 6-8 घंटा सो जाते हैं और अपने बैटरी को चार्ज होने देते हैं, पूरी तरह से आप स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो दूसरे दिन आप तरोताज़ा होकर उठते हैं, और दूसरे दिन फिर से आप रीसेट हो जाते हैं अच्छे से काम करने के लिए। और स्लीप डिस्टर्बेंस आजकल इतना ज़्यादा है, मोबाइल की रील्स के कारण, यूट्यूब में इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और इतने कॉन्फ्रेंसेस, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस भी इतनी बढ़ गई है, उसके कारण भी स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगे हैं। तो मैं कहूँ कि स्लीप का डिस्टर्बेंस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, दूसरा टाइम बे टाइम खाना, एक्टिविटी की कमी, और एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल। मैं आपको बताऊं, एंटीबायोटिक बचपन में तो मिलनी नहीं चाहिए, शुरू के 2-4 साल, जब तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, एंटीबायोटिक ना दिया जाए। एंटीबायोटिक तो लाइफ सेविंग है, मेरा उससे कोई इनकार नहीं, बट एंटीबायोटिक बहुत सारी डिजीज वायरल होती है, और हर दवा ज़रूरत नहीं होती हर दवा की, पर हर दवा असर जरूर करती है। वो जाके आपके गुड बैक्टीरिया को मारती है, और आपके जब माइक्रोबायोटा चेंज होते हैं, तो माइक्रोबायोटा चेंज होने से आपका पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। केवल डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज नहीं होता, पूरी आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। तो ये आपके हिसाब से ये 5 कॉमनेस्ट मिस्टेक हैं जो हम इंडियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रो रिलेटेड समस्याएं बहुत रैम्पेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी सर। इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि एसिडिटी की प्रॉब्लम जो बहुत आप रोज़ ही 2500 पेशेंट ऐसा देखते होंगे, तो एसिडिटी की समस्या को कब इग्नोर नहीं करना चाहिए? विवेक, एसिडिटी तो एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसमें मैं 2 बात बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा दुनिया में जिसको एसिडिटी नहीं हुई हो। पर यदि एसिडिटी आपकी कुछ पार्टी के बाद हो रही है, या एसिडिटी कुछ गरिष्ठ खाने के साथ हो रही है, कुछ तेलीय खाने के साथ हो रही है, कभी कभार हो रही है,
तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट यदि एसिडिटी बार बार हो रही है, ये डेली का रूटीन हो गया है और आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रही है, एसिडिटी के कारण आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो और एसिडिटी के कारण आपको रोज दवाई खानी पड़ रही है, तो वो एसिडिटी की जांच अवश्य करानी चाहिए। उस एसिडिटी का आकलन कराना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि 45 वर्ष की आयु के बाद आपको अचानक एसिडिटी से फील होने लगे, पेट फूलने लगे, गैस बनने लगे, पेट भारी लगने लगे, डकार आने लगे, छाती में जलन होने लगे, तो आप उस एसिडिटी को नॉर्मल एसिडिटी ना समझें। वो एक वार्निंग संकेत हो सकता है। वो हो सकता है कुछ भी ना निकले, पर वो चेतावनी का संकेत भी हो सकता है। तो मेरा मैसेज ये रहेगा समाज को कि 45 वर्ष के बाद होने वाली कोई भी एसिडिटी को नज़रअंदाज ना करें। तीसरी बात यह है कि जब एसिडिटी के साथ रेड फ्लैग सिम्टम आए, रेड फ्लैग सिम्टम का मतलब यदि पेशेंट आके ये बताए कि एसिडिटी तो सर मेरे को कई सालों से है, पर अब मेरा वजन बिना कोशिश किए कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम रहने लगा है, थकान सी रहने लगी है, तो एसिडिटी के साथ थकान एक बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। एसिडिटी के साथ एनीमिया, एसिडिटी के साथ वेट लॉस, एसिडिटी के साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाए या थोड़ा सा खाना खाने से पेट भर जाए, अर्ली सैटाइटी, तो ये सब वार्निंग संकेत है। यदि ब्लैक पॉटी हो जाए तो इमीडिएट सब काम छोड़कर आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, एंडोस्कोपी होनी चाहिए और बाकी टेस्ट करा के दवाई दी जानी चाहिए। कभी भी एंडोस्कोपी और एसिडिटी इन दोनों को पूरक नहीं समझना चाहिए। कभी कभी एंडोस्कोपी से ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं जो एकदम आई ओपनर होते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि किसी पेशेंट को रात में अकस्मात 3 बजे एसिडिटी हो रही है, तो रिश्तेदार भी उसको डाइजीन जेल या ऐसा ही कोई एंटासिड जेल पिलाने लग जाते हैं और उसकी डायग्नोसिस रिश्तेदार बना देते हैं कि आपने रात में क्या खाया था, आपने कल क्या खाया था। वो कुछ भी हो, पर वो एसिडिटी नहीं हो सकती। रात में यदि किसी को 3 बजे सिम्टम आए, रात को 1 बजे सिम्टम आए या अर्ली मॉर्निंग 6 बजे एसिडिटी सी फील हो, छाती में जलन हो, घबराहट हो, पेट में भारीपन हो, वो कुछ भी हो सकता है, पर एसिडिटी नहीं हो सकता। वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है। या तो वो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम है, या कुछ हो सकता है कोलेसिस्टाइटिस हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, या वो पेनकेटाइटिस हो, या वो इस्कीमिक बाउल डिजीज हो, इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई बंद हो गई, गैंग्रीन हो गया। तो वो एसिडिटी तो 100% नहीं है। आप एसिडिटी को रूल आउट कर सकते हो यदि अकस्मात जिस किसी व्यक्ति को कभी एसिडिटी नहीं हुई और अचानक एसिडिटी हो रही है, तो वो एसिडिटी नहीं है। सर, इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कैंसर्स होते हैं उनके अर्ली साइंस क्या होते हैं? विवेक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि जीआई कैंसर्स बड़े दबे पांव आते हैं, बिना शोर किए आते हैं और इनके शुरुआती लक्षण कुछ नहीं होते। शुरुआती लक्षण या तो कुछ नहीं होते भी हैं तो इतने हल्के होते हैं कि अच्छा से अच्छा डॉक्टर भी उसको इग्नोर कर सकता है। तो इसके लिए हमें 35 इयर्स के बाद या 45 इयर्स के बाद मैक्सिमम हमें अपनी नियमित थोड़ी थोड़ी जांच कराते रहना चाहिए। ब्लड टेस्ट करा लिया, सोनोग्राफी करा ली, या कोई सिम्टम बेस्ड एनालिसिस करा ली, कोई सिम्टम प्रीडोमिनेंट है तो उसकी फर्दर थोड़ी डीप स्टडी करा ली। पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो कैंसर्स हैं वो दबे पांव आते हैं, बिना शोर के आते हैं और साइलेंटली आते हैं, और जब सिम्टम आते हैं तो इतना लेट हो जाता है कि ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। रेड फ्लैग सिम्टम मैं फिर से यहाँ बोलना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो रही है या अचानक 45 वर्ष की आयु के बाद उसको छाती में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, या उल्टियाँ हो रही है जो रुक नहीं रही है, या उसका थोड़ा सा खाना खाने से पेट भर जाता है, लेटरिन में ब्लड जा रहा है, या अचानक उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया जो कभी नहीं हुआ था, या अचानक डायरिया होने लगा, या अचानक उसका वेट लॉस होने लगा, या हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम आ गई, तो अनलेस प्रूवन अदरवाइज आप मान के चलो कि उसको कैंसर है। उसको कैंसर रूल आउट कराना है, और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि उसको कैंसर नहीं है तब तक उसको जांच करानी है। एंडोस्कोपी से लोग बहुत डरते हैं। मैक्सिमम आप भी रेगुलरली आप इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे कि पेशेंट्स को बड़ा डर लगता है एंडोस्कोपी से, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
एंडोस्कोपी से डर तो स्वाभाविक है। एंडोस्कोपी से डर इसलिए स्वाभाविक है कि डर तो जो है एक रस है, 9 रस है, उसमें से एक रस डर है, होना ही चाहिए, स्वाभाविक है। बट ये डर जानकारी के अभाव में है। एंडोस्कोपी डर की चीज़ नहीं है। एंडोस्कोपी एक ऐसा टूल है जो लाइफ सेविंग टूल है। वो ना केवल डायग्नोसिस कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके कैंसर को डायग्नोस कर सकता है समय रहते, आपकी ब्लीडिंग को रोक सकता है, बायोप्सी ले सकता है, और एंडोस्कोप से ना जाने कितनी सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो एंडोस्कोप जो है वो एक प्रकार का ऐसा टूल है जो लाइफ चेंजिंग टूल है, लाइफ सेविंग टूल है। और डरना ही है तो बीमारी से डरना है, डरना ही है तो डायग्नोसिस में डिले से डरना है। एंडोस्कोपी से तो डरना ही नहीं है, क्योंकि एंडोस्कोपी क्विक है, एंडोस्कोपी पेनलेस है, एंडोस्कोपी प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, और एंडोस्कोपी जो है 2-5 मिनट में हो जाती है। और जब हम सिडेशन में एंडोस्कोपी करते हैं तो पता नहीं चलता कि एंडोस्कोपी किए अथवा नहीं किए। सर अभी आजकल प्रोबायोटिक्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, इट्स वेरी ट्रेंडिंग। तो आपको क्या लगता है, ये वाकई में बहुत यूज़फुल है या सिर्फ ये कोई हाइप है? प्रोबायोटिक्स जो है, एक प्रोबायोटिक्स होता क्या है? प्रोबायोटिक्स एक गुड बैक्टीरिया है। हमारे इंटेस्टाइन में तो गुड बैक्टीरिया वैसे ही हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो है उसकी हर किसी व्यक्ति को तो ज़रूरत नहीं है। हर इंडिकेशंस में प्रोबायोटिक्स ऐड करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल साइंटिफिक होना चाहिए और सिलेक्टिव होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स मिथ तो नहीं है, पर मिरेकल भी नहीं है। प्रोबायोटिक्स जो है यूजफुल है, स्पेशली व्हेन पेशेंट हैज़ एक्यूट डायरिया, तो हम प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं और वहाँ पर वो रियली इंडिकेटेड है। प्रोबायोटिक्स इंडिकेटेड है। एंटीबायोटिक देने के बाद हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आप प्रोबायोटिक्स देते हो तो गट की हेल्थ रीस्टोर हो जाती है। तीसरा, आईबीएस के पेशेंट को, आईबीएस और आईबीडी ये दो बीमारियां ऐसी होती है जिसमें कि डिसबायोसिस एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस है कि डिसबायोसिस, व्हाट इज डिसबायोसिस? डिसबायोसिस का मतलब ये है कि गुड बैक्टीरिया को बैड बैक्टीरिया ने रिप्लेस कर दिया। तो जब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया से रिप्लेस हो जाता है तो ऐसे हार्मफुल एंडोटॉक्सिन्स बनते हैं कि गट के जो टाइट जंक्शंस हैं वो वीक हो जाते हैं। तो गट की जो वॉल है, गट की जो दीवार है, उसमें जो टाइट जंक्शंस होते हैं, उसका भोजन है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड आता कहाँ से है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड आता है फाइबर खाने से। जब आप होल फ्रूट खाते हैं, पूरा साबुत फल खाते हैं, जब आप सलाद खाते हैं, जब आप हरी सब्जियां खाते हैं, ये फाइबर जो है अपने लिए कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम तो पचा ही नहीं सकते फाइबर को। फाइबर का एंजाइम होता है पेक्टिनेज, और पेक्टिनेज ह्यूमन इंटेस्टाइन में नहीं रहता। फाइबर को पचाते हैं ये गुड बैक्टीरिया और उससे निकालते हैं ब्यूटाइरेट, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, जो जिसमें बहुत तेजी से रिपेयर होता है, और उसके टाइट जंक्शंस को स्ट्रेंथन करते हैं। जब बैड बैक्टीरिया होते हैं तो ये टाइट जंक्शंस लीकी हो जाते हैं, और वहां से शुरू होता है असली झमेला, लीकी गट। ये बहुत कॉमन हो गया आजकल के जैन जी में, बहुत कॉमन बातचीत में इसका समावेश होने लगा है, लीकी गट। तो लीकी गट है क्या? जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो आपकी गट लीकी हो जाती है, टाइट जंक्शंस कमजोर हो जाते हैं, अंदर से जो इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स बनते हैं, एंडोटॉक्सिन्स, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये सब आपकी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में पहुंच जाते हैं और फैटी लीवर करते हैं, लीवर में इन्फ्लेमेशन करते हैं, लीवर में फाइब्रोसिस करते हैं। तो फैटी लीवर जो है आपके डिसबायोसिस से हो रहा है। फैटी लीवर का एक हाइपोथेसिस डिसबायोसिस भी है। साथ में यही डिसबायोसिस आपको ओबीस बना सकती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको फैट डिपोजिशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये एक रिसर्च हुई थी कि जो पतले दुबले माइस थे, चूहे, उनके बैक्टीरिया और जो मोटे तगड़े ओबीस चूहे थे, उनके माइक्रोबायोटा में बहुत डिफरेंस पाया गया। और जब उनका माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया गया तो जो पतले दुबले चूहे थे वो मोटे हो गए और मोटा चूहा पतला हो गया। तो ओबेसिटी इज बिकॉज ऑफ योर गट, ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट, इट इज बिकॉज ऑफ योर गट। गट में माइक्रोबायोटा जो है, तो प्रोबायोटिक का जो प्रचलन है ये ओवर हाइप नहीं है। प्रोबायोटिक गेम चेंजर हो सकता है आगे आने वाले समय में। माइक्रोबायोटा पे जो शोध चल रही है उससे जरूर आगे आने वाला समय गेम चेंजर होगा
ओबेसिटी का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट माइक्रोबायोटा बेस्ड होगा। हार्ट का ट्रीटमेंट और एल्जाइमर्स का ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट पेट से शुरू होगा। डायबिटीज़ का तो क्योर हो सकता है पेट के ट्रीटमेंट से। डायबिटीज़ में जो इंक्रेटिन और एंटी इंक्रेटिन हार्मोन्स हैं जो ड्यूडिनम में सिक्रीट होते हैं, वो वहाँ पर उसका अनुपात जब चेंज हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ड्यूडिनल रीसरफेसिंग का, कि ड्यूडिनल म्यूकोजा को रीसरफेस कर दिया जाए, उसको थर्मो एब्लेशन कर दिया जाए या रेडिएशन से एब्लेशन कर दिया जाए तो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी जो है अब गट से होगा। तो प्रोबायोटिक्स मिथ नहीं है, ओवर हाइप भी नहीं है, और प्रोबायोटिक्स का समय, अच्छा समय आने वाला है, पर इसका यूज़ साइंटिफिक और बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। सर, बेटर हेल्थ के लिए एक अच्छा जीआई सिस्टम, एक अच्छा पाचन तंत्र के लिए एक कोई सिंपल सी डेली हैबिट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ नहीं चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी नींद चाहिए। हमारा सेकेंड ब्रेन है पेट, और सेकेंड ब्रेन है उसको आपको 6-8 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। 6-8 घंटे आपको अच्छा साउंड स्लीप लेना है, गहरी नींद लेना है, और नींद से पूरे इंटेस्टाइन के जो माइक्रोबायोटा है वो रिस्टोर होते हैं। जो गट का टाइट जंक्शन है वो रिपेयर होता है, लीकी गट की समस्या ठीक होती है। तो स्लीप से आपकी आधी बीमारियां, पाचन तंत्र की नहीं पूरे शरीर की आधी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो 6-8 घंटा अच्छा सोएं। दूसरी बात, एक्टिविटी करें। एक्टिविटी का मतलब, आप जैसा मैंने बताया कि आजकल सब चीज़ ऑटोमेशन में आ गई है, तो एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो एक्टिविटी करें। खाना खाने के बाद यदि आप 15-20 मिनट टहलते हैं तो आपके जीआई मोटिलिटी बढ़ती है, आपको प्रोकाइनेटिक की जरूरत नहीं। आप खाना खाने के बाद तुरंत मत लेटिए, लेट नाइट खाना मत खाइए, खाना खाने के बाद तुरंत लेटिए मत, 15 मिनट 20 मिनट टहलिए, इससे आपकी मोटिलिटी रिस्टोर होती है। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आजकल अपना जीवन का जो है अटूट हिस्सा है, उसके बिना तो कोई अछूता नहीं है। तो स्ट्रेस जो है आपके सीरोटोनिन का प्रोडक्शन कम कर देता है, और गट में ही सीरोटोनिन बनना है। तो स्ट्रेस यदि आप कंट्रोल करें, कुछ चीज़ें जो है आपको एक्सेप्ट करके चलनी पड़ती है। एक्सेप्टेंस से स्ट्रेस कम होता है। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए चले, स्ट्रेस कम हो जाता है। गिल्ट को लेकर के घर पे ना जाए, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हर चीज़ पे आपका अधिकार नहीं है, कोशिश करना आपके हाथ में है। तो एक्सेप्टेंस एक ऐसा वर्ड है, स्वीकार करना, जिससे आपका स्ट्रेस कम होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं। तो स्ट्रेस तभी होता है जब आप हर चीज़ के लिए सोचने लगते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो एज इट इज़ होने देना चाहिए। सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो फ्यूचर है उसमें ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको बड़ा एक्साइट करती है? आपको ऐसा कौन सा फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन या फ्यूचर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ऐसा कौन सा एक कोई इवेंट या इन्वेंशन जो आपको बड़ा एक्साइट करता है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में तो मतलब इन्यूमरेबल जितना भी मेडिसिन में डेवलपमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सबसे ज़्यादा हुआ है। आज हम पहले जो हम ग्रे जोन मानते थे स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी तक हमारी पहुंच नहीं थी। आज कैप्सूल एंडोस्कोपी से हम पूरे इंटेस्टाइन को देख सकते हैं। डबल बैलून एंट्रोस्कोपी से हम पूरे इंटेस्टाइन से पहुंच करके वहाँ पर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, बायोप्सी भी ले सकते हैं, ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो कैप्सूल अब ऐसे आएंगे फ्यूचर में जो बायोप्सी कैपेबल कैप्सूल होंगे, बायोप्सी भी ले सकेंगे, स्मार्ट कैप्सूल बोलते हैं उसको। तो वो अभी कुछ वर्षों में आ जाएंगे। तो इस तरह से कैप्सूल में। दूसरा, हाई डेफिनेशन, मैंने आपको बताया हाई डेफिनेशन एंडोस्कोप से डायग्नोसिस इतनी ईजी हो गई है, और अर्ली कैंसर डिटेक्ट हुआ है। पूरे इंटेस्टाइन को आसानी से इवेलुएट कर सकेंगे। डबल बैलून एंट्रोस्कोपी से आपकी रीच पूरी इंटेस्टाइन पे है। अब आप एंडोस्कोप से एंडोसोनोग्राफी के जरिए सीइंग बियॉन्ड द ल्यूमेन, तो मैं एंडोसोनोग्राफी को थर्ड आई बोलता हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की थर्ड आई है। मैं ल्यूमेन के बाहर झांकता हूँ, मैं कैंसर की स्टेज डिटेक्ट कर सकता हूँ कि कैंसर की कौन सी स्टेज है। मैं गॉल ब्लैडर को ड्रेन कर सकता हूँ, मैं स्टमक से जेजुनम को एनास्टोमोस कर सकता हूँ। मैं जिस पेशेंट को बहुत पेन हो रहा हो, कैंसर से पीड़ित हो, और मुझे पेन को पैलिएट करना हो, तो मैं सीलियक प्लेक्सस में ब्लॉकेज डाल सकता हूँ। सीलियक प्लेक्सस में मैं न्यूरोनोलिसिस कर सकता हूँ। मेडियास्टिनल लिम्फ नोड से बायोप्सी करके
अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक बच्ची आई थी, 13 वर्ष की बच्ची थी, एंटी ट्यूबरकुलर खा रही थी, परंतु उसको कोई सिम्टम में राहत नहीं थी। हमने जब एंडोसोनोग्राफी की और लिम्फ नोड से बायोप्सी ली तो 2 घंटे के भीतर ही हमको बायोप्सी में पता चला कि वो हॉजकिन लिम्फोमा से पीड़ित थी। और हॉजकिन लिम्फोमा को मिस करना, हॉजकिन लिम्फोमा टोटली ट्रीटेबल मैलिग्नेंसी है, उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो विद इन फ्यू आवर्स हमने हॉजकिन लिम्फोमा डायग्नोस किया। तो एंडोसोनोग्राफी के द्वारा आजकल वो सब चीजें पॉसिबल हो गई है। तीसरी बात मैं कहूँ कि एंडोस्कोपी के द्वारा अब हम पोयम, जो हेलर्स मायोटॉमी है, जो हम थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी करते हैं, हम म्यूकोजा को चीर करके सब म्यूकोजा में टनल बनाते हैं, टनल बनाकर हम मायोटॉमी करते हैं, जैसा सर्जन करते हैं सेम मायोटॉमी करते हैं। हम एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डिसेक्शन करते हैं और सुपरफिशियल ट्यूमर को पूरा साबुत एन ब्लॉक निकाल सकते हैं। हम बड़े ट्यूमर को या ऐसा ट्यूमर जो पूरा ट्रांसम्यूरल ट्यूमर हो उसको हम EFTR कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक फुल थिकनेस रिसेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा फुल थिकनेस रिसेक्शन करके हम सर्जन को एक अल्टरनेटिव देते हैं कि हम भी कर सकते हैं। हालांकि सर्जन का बेटर एज है उसमें, ऑन्को सर्जन का, पर हम EFTR भी कर सकते हैं। दूसरी बात ओबेसिटी जो सर्जरी होती है, बैरियाटिक सर्जरी, जो हम एंडोस्कोपी से बहुत भली भांति कर सकते हैं। हम बैलून डाल करके 10 से 15 किलो वजन कम कर सकते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा, स्टमक में बैलून डाल करके। एंडोस्कोपी से हम स्टिचिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग करके स्टमक को छोटा कर सकते हैं। जो काम बैरियाटिक सर्जन करते हैं वो एंडोस्कोपी से 2 घंटे में हो सकती है और मिनिमल इन्वेजिव है। दूसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है, तीसरे दिन पेशेंट नॉर्मल रूटीन में जा सकता है। तो बैरियाटिक सर्जरी में हमने एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव दिया है। तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट दिखता है और बहुत इनोवेटिव दिखता है। ट्रू सर, एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन के सोनोग्राफी, जब पेट की सोनोग्राफी होती है तो उसमें एक रिपोर्ट आती है फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो फैटी लीवर के विषय में आप क्या सोचते हैं? ये कितना खतरनाक है या ये क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है? क्या आपके इसके बारे में विचार हैं फैटी लीवर के विषय में? विवेक, ये बहुत बढ़िया सवाल है। फैटी लीवर का भारत में एक साइलेंट एपिडेमिक आ चुका है। आज सच कहूं तो भारत में 40% लोगों को फैटी लीवर है। इसका मतलब हर 3 व्यक्ति में 1 को फैटी लीवर है। और ये फैटी लीवर के बारे में सबसे खराब बात यह है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब बिना किसी लक्षण के, बिना किसी परेशानी के रहता है। परेशान तो नहीं करता, पर फैटी लीवर नुकसान जरूर करता है। फैटी लीवर इनोसेंट नहीं है। फैटी लीवर साइलेंट जरूर है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत लाउड है। तो फैटी लीवर धीरे धीरे कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है। फाइब्रोसिस होती है, फिर सिरोसिस हो जाती है और उसके बाद लीवर फेलियर और लीवर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो फैटी लीवर का जो क्वांटम है भारत में, 40% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। तो क्वांटम ऑफ लीवर फेलियर, क्वांटम ऑफ लीवर सिरोसिस क्या होने वाला है आगे के कुछ सालों में, क्वांटम ऑफ लीवर कैंसर क्या होने वाला है, ये आप खुद सोच सकते हो। सर, आप स्ट्रेस और बर्नआउट को कैसे हैंडल करते हैं? आई एम ब्लेस्ड विथ द गुड जीन्स। मुझे 12-15 घंटा काम करने के बाद भी थकान उतनी महसूस होती नहीं। और इसमें मेरा जो मुंबई से चला आ रहा DM का जो मेरी रेसिडेंसी का पीरियड था, वहीं से मैं 12-15 घंटे काम करता था और आज तक मैं वो कर रहा हूँ विगत लास्ट 20-22 सालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सफ़र मैंने बहुत आसानी से तय किया। मैं टायर्ड फील करता नहीं, बट ह्यूमन बॉडी है, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उसको अच्छी स्लीप, नींद लेता हूँ मैं, और मैं नींद में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मैं रात को 12 बजे भी सोता हूँ तो 6-7 घंटे सोता हूँ, रात को 1 बजे भी सो रहा हूँ तो 6-7 घंटे में साउंड स्लीप लेता हूँ और उससे मैं रिजनरेट हो जाता हूँ और पूरी तरह से रीस्टोर हो जाता हूँ, तरोताज़ा फील करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नींद से बढ़िया कोई हीलर नहीं है। अच्छी नींद लेना चाहिए। और क्या करता हूँ मैं, OPD में जब बहुत भीड़ रहती है और जब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरा फोकस हट रहा है, तो मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करता हूँ। मेरा जो लैंडलाइन है उसका स्विच निकाल देता हूँ और मैं स्टाफ को बोल देता हूँ 10 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर दूँ और 10 मिनट के लिए मैं नैप लेता हूँ। ये बहुत कॉमन है मेरे साथ। और 10 मिनट के लिए मैं पेशेंट को ये बुलवा के रखता हूँ, मेरे स्टाफ ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, उनको ये नहीं बोलता कि मैं सो रहा हूँ। और मैं 10 मिनट में वापस रिवाइव होके
पेशेंट देखना शुरू कर देता हूँ। इसी बीच में मैं अभी विगत 4-5 सालों से बहुत ब्लैक कॉफी पीने लगा हूँ। तो जो भी मेरे रूम में मुझसे डॉक्टर्स मिलने आते हैं उनको मैं ब्लैक कॉफी ऑफर करता हूँ, जो मेरे गेस्ट आते हैं उनको ब्लैक कॉफी ऑफर करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं भी पीता हूँ। 2 से 3 कप मैं ब्लैक कॉफी रोज पीता हूँ, इससे मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ। और कभी कभी मैं कॉन्फ्रेंसेस में जो जाता हूँ तो उसमें भी मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिलता है मेरी डेली रूटीन से, जिसमें मैं थोड़ा सा बेटर फील करता हूँ। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इस बात से आता है कि ये चीज ऐसा क्यों नहीं हुई, वो चीज ऐसी क्यों नहीं हुई, तो इसका एक ही जवाब है मेरे पास, एक्सेप्टेंस। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट कर लो। मन मुताबिक चीज आपके घर में नहीं चल रही है, एक्सेप्ट कर लो। आपके रिलेटिव्स के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, एक्सेप्ट कर लो। आपके डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लो। हर पेशेंट का मैनेजमेंट आइडियल नहीं होगा, हर डिसीजन आपका आइडियल नहीं होगा। कभी आउटकम अच्छे आएंगे, कभी आउटकम अच्छे नहीं भी आएंगे। एक्सेप्ट करके चलना है और एक गिल्ट के साथ नहीं चलना है। यदि आप गिल्ट के साथ चलेंगे तो बहुत टायर्ड फील करेंगे। तो मेरे साथ में यही है कि मैं हर चीज को एक्सेप्ट करता हूं और आगे चलता हूं। सर, आपको करीब करीब 20-22 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया। आपके देखते देखते बहुत सारे यंग जनरेशन, यंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फील्ड में आ गए हैं। तो आपके मुताबिक ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑफन दे कमिट? देखिए, यंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ सोसाइटी है। आज सोसाइटी को हर चीज जल्दी चाहिए। जैन जी है, जैन जी ने वो समय नहीं देखा जब उनके मिलेनियल्स या जनरेशन एक्स ने जो स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल वो किया ही नहीं है, उसमें उनका दोष कुछ नहीं है। तो उनको जल्दी सफलता चाहिए, तो सफलता के चक्कर में वो बहुत तेजी से भागते हैं। कभी कभी वो पेशेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाते, पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाते। उनको लगता है कि ये बेकार की बातें हैं, सीधा इन्वेस्टिगेशंस पे जंप कर जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हाफ डायग्नोसिस जो है पेशेंट को सुनकर हो जाती है। तो यदि आप वो वाला टाइम कट शॉर्ट करते हो तो आप डायग्नोसिस मिस करते हो, आप ओवर इन्वेस्टिगेट करते हो। तो ओवर इन्वेस्टिगेशंस, आजकल के जो यंग डॉक्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादा हो गए हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना भी चाहिए, समय की मांग है, पर टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं बनाना है। ही शुड बी योर सर्वेंट। एआई इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। आपको आते साथ शुरू में आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं करने हैं। यदि आपने 2-4 बड़े अच्छे ईआरसीपी कर लिया या 2-4 अच्छे प्रोसीजर्स कर लिए तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो और शुरू कर देते हो आप ऐसी चीजें जो आपको थोड़ा बाद में बिगिन करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे यंग कलीग्स को कि कुछ एक ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको कुछ समय के लिए रुका जा सकता है। थोड़ा और अपनी जो स्किल्स हैं उसको स्केल अप करें, उसको और अपग्रेड करें, थोड़ा एक मेंटोरशिप डेवलप करें, किसी मेंटोर को रखें, उनसे बार बार सीखें और सीनियर्स को रिस्पेक्ट करें। मैं आज भी अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करता हूं। आज मेरे एमबीबीएस के जो सीनियर्स हैं, मेरे एमडी के सीनियर्स हैं, मेरे डीएम के सीनियर्स हैं, रायपुर हॉस्पिटल में जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे हर समय मुझे साथ दिया है, मुझे सिखाया है। उनके जाने अनजाने में मुझे इतनी चीजें सिखाई है वो भी नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने कलीग को भी रिस्पेक्ट करें और अपने सीनियर्स को तो बहुत रिस्पेक्ट करें। सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस में मेडिकल एंड सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? देखिए विवेक, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हाइब्रिड है। इसमें मेडिसिन भी है, इसमें सर्जरी भी घुसी हुई है। बट सबसे पहला सवाल ये है कि ये पेशेंट मेडिसिन का है, ये पेशेंट सर्जरी का है, ऐसा नहीं है। हमको सवाल ये है ही नहीं, पेशेंट का कोई किसी का पेशेंट नहीं है। अब वो सेल्फ सेंटर्ड प्रैक्टिस गई, अब जमाना है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का। मुझे पता है कि मेरे जो सर्जिकल फ्रेंड है वो इस चीज को बेहतर से कर पाएंगे। पहले मैं जो ड्यूडनल अल्सर रिलेटेड गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पाइलोरिक बैलून डाल करके, बैलून डायलेटेशन करके अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, बिना सर्जरी के ठीक कर सकता हूँ। मैं यंग पेशेंट में 2-4 पेशेंट में ट्राई भी किया। फिर मैंने देखा कि पेशेंट जो है कुछ महीनों के बाद फिर से आते थे, मैं फिर डायलेट करता था। फिर मुझे लगा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये पेशेंट के साथ ठीक नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों ना उसको सिंगल स्टेप एक सर्जरी करा दूं। यंग पेशेंट है जो पूरी तरह से सर्जिकली फिट है, क्यों एक 10 मिनट की सर्जरी करा के उसको परमानेंट मैं हॉस्पिटल के विजिट से रोक दूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रास्ते अलग अलग नहीं है, लक्ष्य तो दोनों के एक है। मेडिसिन और सर्जरी के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए,
अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कोई ईगो वाली बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का फोकस तो पेशेंट ही है। और दूसरी बात, आजकल पहले जो था सर्जरी का कोई विकल्प ही नहीं था और मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बन गई थी। पर आज सर्जन जानते हैं कि पेनक्रिएटिक स्यूडोसिस्ट को ड्रेन करना हो, पेनक्रिएटिक WON को ड्रेन करना हो, वॉल्ट ऑफ पेनक्रिएटिक नेक्रोसिस को ड्रेन करना हो, पेनक्रियास से बायोप्सी लेनी हो, वहां पर कोई SOL हो, पेनक्रिएटिक आपको नेक्रोसेक्टोमी करना हो। सर्जन पहले नेक्रोसेक्टोमी बहुत करते थे, पर उनको समझ में आ गया कि नेक्रोसेक्टोमी मल्टीपल सेशंस लगेंगे, सिंगल सेशन में होती नहीं है। मल्टीपल सेशन जो है एंडोस्कोपी से बहुत अच्छे से होती है। आज विगत कुछ सालों से जब से एंडोसोनोग्राफी आई है और जब से ये मिनिमल एक्सेस एंडोस्कोपिक सर्जरी शुरू हुई है, मुझे याद नहीं कि सुयस हॉस्पिटल में हमारे सर्जन ने पेनक्रियाटाइटिस के कोई पेशेंट में कोई स्यूडोसिस्ट को या WON को ड्रेन किया हो। जब ऐसा लगता है कि ये ड्रेनेबल नहीं है तो मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरे सर्जिकल कलीग से मैं हमेशा हेल्प लेने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कराना हो, यंग पेशेंट हो, तो मैं सर्जिकल कलीग की हेल्प लूंगा। पर मेरा सर्जिकल कलीग को यह भी पता है कि 90 साल का आदमी है, अनफिट है, जीजे करना है, खाना नहीं खा पा रहा, तो एंडोस्कोपिकली वो करवा देंगे। तो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा कम्युनिकेशन के साथ ये सवाल ही नहीं उठता कि मेडिकल और सर्जिकल कोई ये वर्सेस है ही नहीं, दोनों एक ही थाली में परोसे हुए व्यंजन है। सर, हॉस्पिटल सेटअप में आप किस तरह के कलीग्स को पसंद करते हैं? विवेक, ये बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हॉस्पिटल में जो कलीग है, मैं उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वालिटी पसंद करता हूँ। पहली क्वालिटी तो ये है कि उसमें स्किल भले पूरी ना हो, वो बहुत स्किलफुल हो, वो जरूरत नहीं है मुझे, स्किल तो उसको सिखा दी जाएगी, पर वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो बहुत भरोसेमंद होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो कौन सी बात आपसे छुपा लेगा, उससे पेशेंट का मैनेजमेंट पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है मेरे कलीग में, वो होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, वो ट्रस्टवर्दी हो, बहुत खुला दिमाग का हो, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत देने को तैयार हो, किसी भी चीज से पीछे ना हटे। और तीसरा बड़ा गुण है टीम स्पिरिट। उसमें मेरा तेरा वाली बात ना हो, टीम स्पिरिट हो, तभी एक हॉस्पिटल की रेपुटेशन बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि एक कलीग में 3 गुण होना चाहिए। मैं कुछ आपके पर्सनल लाइफ के विषय में पूछना चाहूंगा सर। हॉस्पिटल के बारे आप कौन है? देखिए, मैं विवेक बताना चाहूंगा कि मैं बहुत सिंपल लिविंग है मेरी। आप मेरे घर आके देखें, मैं बहुत सिंपली रहता हूं, और मैं एक डॉक्टर ना रह करके मैं एक अच्छा इंसान रहना चाहता हूं समाज में। और मैं अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने बाकी रिश्तेदारी निभाना चाहता हूं। मैं बहुत बिजी हूं, बट बनते कोशिश करता हूं कि मैं अपने रिश्तों को निभाऊं। और मैं अपने आप को कभी भी हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर कहलाना नहीं चाहता। बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें हैं, मेरे समय पे उतना कंप्यूटर नहीं था, बहुत सारी चीजें मैं आज भी सीखता हूं उन लोगों से, और मेरे जूनियर कलीग से, मेरे स्टूडेंट से मैं सीखता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा व्यक्तित्व बड़ा सिंपल है। मैं, बोलते ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, मैं उस कॉन्सेप्ट पे नहीं रहना चाहता। बढ़िया सर, आपके हिसाब से आज के टाइम में सक्सेस का आपके हिसाब से क्या मतलब है? देखो विवेक, सफलता जो है ना, ये इसका कोई पैमाना नहीं, सफलता कोई मापदंड नहीं। मैं याद करूं, पहले मैं जब बच्चा था तो कपिल देव को बहुत सफल मानता था, फिर मैं मानने लगा विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद विराट कोहली आ गए, उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन मुझे बहुत फैसिनेट किया। बस सफलता का कोई मापदंड नहीं है, सभी सफल हुए, पर ये चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। तो सफलता जो है अंदर से फील करने वाली वस्तु है। जब आप अंदर से फील करते हो संतोष कि आपका कल से आज जो है आपका कल से बेहतर है, आज आप कल से बेहतर हो, आज आप थोड़ा बेहतर किए, जब रात को सोते हो तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने आज सब कुछ ठीक किया, मैंने आज पूरा काम अकम्प्लिश किया, बस वही मेरे लिए सफलता है। मेरे लिए डे टू डे है सफलता, क्योंकि सफलता आज है तो कल नहीं है। सर, आपके मेडिसिन के प्रैक्टिस ने आपको जीवन का सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाया? देखिए, मेडिसिन की प्रैक्टिस से मेरे को ये समझ में आया कि चिकित्सा विज्ञान जो है बड़ा अनसर्टेनिटी है। इसमें आप एक पल में तो पेशेंट स्टेबल रहता है और मैं पेशेंट की काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, कल छुट्टी कर दूंगा, दूसरे ही पल मेरे को खबर आती है पेशेंट क्रिटिकल हो गया, मैं अपने आप को ही गलत साबित होता हुआ देखता हूँ। तो इतनी अनसर्टेनिटी में मुझे ये पता है, मैं एक्सेप्टेंस करता हूँ कि मेडिकल फील्ड इज हाईली अनसर्टेन,
कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं किसी भी चीज को दिल से नहीं लगाता। मुझे सफलता मिलती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ और मुझे प्रेरणा मिलती है। और जब मेरे को कोई चीज में असफलता मिलती है तो मैं गिल्ट को कैरी नहीं करता। और मैं एक प्रिंसिपल लेके चलता हूँ विवेक, टू क्योर समटाइम्स, क्योंकि मैं हर पेशेंट को क्योर नहीं कर पाता। टू क्योर समटाइम्स, टू रिलीव ऑफन एंड टू कंफर्ट ऑलवेज। जो भी मेरे मरीज मेरे पास आए, भले वो एंड स्टेज लिवर डिजीज से, एंड स्टेज किडनी डिजीज से, लास्ट स्टेज से कैंसर से पीड़ित हो, मैं उसको कंफर्ट तो दूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरे हाथ में केवल एफर्ट्स है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो इस प्रिंसिपल के साथ में चलता हूं। गुड फिजिशियन इज वन हु ट्रीट्स द डिजीज एंड द ग्रेट फिजिशियन इज वन हु ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज द डिजीज। मुझे यह देखना है कि पेशेंट जो है उसकी और बाकी समस्याएं क्या है। केवल मेरे को डिजीज को फोकस नहीं करना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसको ठीक कर रहा हूं मैं, मेसालामाइन दे दिया, स्टेरॉइड दे दिया, बायोलॉजिकल दे दिया, मैंने JAK2 इनहिबिटर दे दिया और पेशेंट इंप्रूव हो गया। वो मेरे मन में नहीं रहता। मेरे मन में रहता है कि ये पेशेंट जो है इसकी मैरिड लाइफ को क्या इससे असर पड़ेगा, इसकी ये मैरिड लाइफ इसकी कैसी चलेगी, इस दवा के साथ उसको क्या परेशानी आ सकती है, इस दवा का खर्चा कितना है, वो कहां से इसको अफोर्ड कर पा रहा है। तो मैं एज ए होल पेशेंट को देखता हूं, मैं केवल डिजीज ट्रीट नहीं करता। सर नेक्स्ट जनरेशन के डॉक्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नेक्स्ट जनरेशन के डॉक्टर के लिए मैं वही बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई। हमको जो मेडिकल प्रोफेशन मिला है, यहां पर एक ऐसा प्रोफेशन है जहां साइंस और ह्यूमैनिटी इन दोनों का समागम है। बाकी सब साइंस है, यहां साइंस और ह्यूमैनिटी दोनों मिल रही है। ये आर्ट भी है, साइंस भी है, ह्यूमैनिटी भी है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, आप इसको एंजॉय करिए और अर्निंग को हमेशा एथिक्स के पीछे रखें। अर्निंग तो होती रहेगी, अर्निंग्स हमेशा एथिक्स के पीछे रहे, एथिक्स को आगे रखें। आप लोगों को वो आपको कैसे याद रखेंगे, कैसा चाहोगे, कैसे लोग आपको याद रखें? एक अच्छे डॉक्टर के रूप में याद रखें कि जिसने हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट दिया। अच्छे डॉक्टर से ज्यादा मैं चाहता हूं कि एक भरोसेमंद व्यक्ति जिसका वहां रहना मरीजों को या रिश्तेदारों को या आम जनों को भरोसा दिलाता हूं, मैं वैसा चाहता हूं कि मैं अपने पद से, मैं अपने पैसे से, अपनी प्रतिष्ठा से पहचाना ना जाऊं। मैं पहचाना जाऊं अपने व्यवहार से और अपनी हम्बलनेस से। और मुझे मेडिकल साइंस ने इतना हम्बल बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि मैं आए दिन मिस्टेक्स क्रिएट करता हूं। मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन और मिस्टेक्स आर अनपेड टीचर्स। उन्हीं मिस्टेक के जरिए मैं आज यहां पहुंच पाया हूं। तो उन्हीं मिस्टेक्स ने मेरे को हम्बल बना दिया है। पता नहीं ना जाने कब फिर दूसरी मिस्टेक हो जाए, इसलिए मैं हम्बल रहता हूं। मुझे पता है कि अनसर्टेन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये सब चीजें मुझे बहुत विनम्र बना के रखती है। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। कॉफी या ग्रीन टी? एनी टाइम कॉफी, बिकॉज कॉफी की जो कड़वाहट है वो जिंदगी का असली फ्लेवर है। सर ओपीडी या एंडोस्कोपिक सूट? एंडोस्कोपी। वाई? बिकॉज एंडोस्कोपी में आप सीइंग होती है, कोई गैस वर्क नहीं होता। सर अर्ली मॉर्निंग राउंड्स या लेट नाइट डिस्कशंस? अर्ली मॉर्निंग राउंड्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। सर एक बुक जो हर डॉक्टर को पढ़नी चाहिए? एक बुक जो हर डॉक्टर को पढ़नी चाहिए, मैं कहूंगा भगवत गीता। सर एक ऐसा मिथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है और आप उसको तोड़ना चाहेंगे? ये मैसेज मैं चाहता हूं कि सब जगह जाए कि यदि किसी को अचानक एसिडिटी हो रही है, अचानक उसको सुबह उठा और छाती में जलन हो रही है या पेट में जलन हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है, तो फॉर द गॉड सेक जितने भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन की एबीसीडी भी नहीं जानते, सब गैस का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और गैस्ट्रिक का इलाज करने के साथ साथ वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और उनमें से 40% लोग अस्पताल आने के पहले ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो हार्ट अटैक को मिस कर रहे होते हैं। ये बात हर आदमी तक जानी चाहिए, गैस अचानक नहीं होती।
बहुत अच्छा, बहुत ही इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये समझ में आई कि जो हेल्थ केयर में जो नॉलेज की ज़रूरत होती है, प्रोफेशन के साथ साथ एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टुवर्ड सोसाइटी, उसको सर्व करने में हेल्प करती है। एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ योर on your part. You shared your experiences, your knowledge, your advices, and I'm thankful to you from myself and from my team. Thank you very much, sir. Thank Very nice talk to you.